हेलो एवरीवन। इससे अपनी प्रीवियस वीडियो में हम कोशिका सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या जीवन की जो आधारभूत इकाई है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम उसी के कंटिन्यूएशन में आगे पढ़ेंगे। हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हमने बस ऐसे ब्रीफली जाना था। आज हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं। हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की क्या क्वालिटी होती है। अब उसी के आधार पे हम डिफरेंस देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी ससीम केंद्र की कोशिकाएं। हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है, जो उनमें एक जो झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक नहीं होता, और जो उसके अंग हैं, ऑर्गेनल्स हैं, वो भी जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। जो उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है वो फ्रीली फ्लोट करता रहता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है। सभी आद्य जीव, पादप, प्राणी व यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि झिल्लीदार अंगक प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें झिल्लीदार अंगक प्रेजेंट नहीं होते। सिर्फ राइबोसोम ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन राइबोसोम भी जो है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है, और साथ में जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें क्या होता है, झिल्ली में केंद्रक होता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल घातिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। हमने उसमें क्या पढ़ा था, जीनोम होते हैं, प्लाज्मिड। इसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं, गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। पादप और जंतु कोशिकाएं भिन्न होती है। हमने पहले पढ़ा भी था कि पादप और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है। सॉरी। जो हमारी पादप कोशिकाएं हैं उसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है, भित्ति होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति लवक एक बड़ी केंद्रीय राजधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारकाय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। देखिए डिफरेंस आपको बताया जा रहा है। अब प्रत्येक कोशिकीय अंगक की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन करें। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली। वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका है। वर्ष 1950 के बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, उसके बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। यानी कोशिका झिल्ली की जो डिटेल स्टडी की गई वो कब की गई, 1950 में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के बारे में रासायनिक अध्ययन किया गया, यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल पे। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। क्या देखा गया कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फास्फोलिपिड होते हैं। जो मेनली इसमें लिपिड होते हैं फास्फोलिपिड होते हैं, जो दो सतहों में व्यवस्थित होती है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित है, जिसका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। चित्र जो है 8.4 उसमें हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे जीवद्रव्य झिल्ली का जो है वो दिया गया है। अब इसमें देखिए फास्फोलिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। कुछ प्रोटीन ऐसी हैं
जो दोनों साइड से देखिए क्रॉस की है, कुछ ऐसी है कि उसी में खाली धसी हुई है, पूरी दोनों साइड से क्रॉस नहीं की है। जो बाहरी सिरा है वो ध्रुवीय है। इसके अतिरिक्त फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि इक्वल अमाउंट में प्रोटीन और इक्वल अमाउंट में लिपिड प्रेजेंट होंगे। मनुष्य की रुधिराणु यानी जो आरबीसी के बारे में बात की गई, इरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होते हैं, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। ये देखिए, कुछ है जो सिर्फ सतह पर है और कुछ है जो दोनों पूरी तरह से धसे हुए हैं। और ये देखिए बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। यानी कोशिका झिल्ली का जो नमूना था वो किसने दिया, 1972 में सिंगर और निकोलसन ने, जिसे तरल किरमीर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अंतर अर्धतलीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता रहता है। यानी लिपिड जो होता है अर्ध तरल होता है, यानी सेमी फ्लूइड। उसके वजह से जो फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड की जो दो सतह होती है उसके भीतर जो है प्रोटीन जो है वो गति करता रहता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। झिल्ली की तरलीय प्रकृति इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतर कोशिका संयोजन का निर्माण, स्रवण, अंतकोशिक कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी जो झिल्ली का जो फ्लूइड वाला नेचर है, तरल जो इसका नेचर है वो किस किस चीज़ में हेल्प करता है, कोशिका की वृद्धि में, अंतर कोशिकीय संयोजन के निर्माण में, स्रवण में, अंतकोशिक या कोशिका विभाजन के लिए। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। यानी कि बाहर से जो सेल से अंदर चीज़ों को जाना होता है वो अंदर जाती हैं और अंदर से बाहर आती हैं। जो प्रोटीन पूरी तरीके से धसी हुई हैं, इस पार से उस पार गई हैं, उन प्रोटीन के ज़रिए क्या होता है कि उस एक्सचेंज होता है, परिवहन होता है अणुओं का। ये झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनीय पारगम्य है। यानी कि ख़ास रूप से जैसे किसी प्रोटीन के लिए कुछ अणु है कि इस प्रोटीन से इस अणु को जाना है, किसी और प्रोटीन से किसी और अणु को जाना है, उस तरह से वो चयनित है, स्पेशलाइज्ड है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से बाहर होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीय विलयन सांद्र प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी जिधर हाई कंसंट्रेशन होगा, ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होगा, उधर से लो कंसंट्रेशन में जाने के लिए साधारण विसरण से चले जाएंगे। यानी कि जिधर जो अणु ज़्यादा रहेंगे उधर से जाएंगे किधर, कम की तरफ। यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर जाएंगे तो उसमें कोई ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, किसी ऊर्जा का योगदान वो नहीं होगा। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। जो डिफ्यूजन के द्वारा जो जल जाता है उसको कहते हैं परासरण। जब चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी ऐसे जो चीज़ है जो अध्रुवीय मतलब ध्रुवीय अणु है और अध्रुवीय है, क्योंकि चूंकि दोनों तरफ होता है तो एक ध्रुवीय अणु होता है, एक दूसरा अध्रुवीय लिपिड सतह होती है, तो उससे कुछ अणु ऐसे होते हैं जो नहीं जा सकते, तो उन्हें प्रोटीन का चैनल बना हुआ है, प्रोटीन जो धसी हुई है उससे होकर जाएंगे। कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है।
इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है। यानी क्या होता है कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अगर जाना है तो उसमें एनर्जी चाहिए होगी, ऊर्जा चाहिए होगी, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। ये एक पंप के रूप में काम करता है, जिसे सोडियम आपन पोटेशियम आपन पंप, सोडियम पोटेशियम चैनल जो होता है पंप, तो उसमें क्या करते हैं कि मतलब एटीपी खर्च होती है, एटीपी का यूज़ होता है, तो क्या होता है कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगी। अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। आपको याद ही होगा कि कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति हमने पढ़ा था कहाँ होती है। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों व संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि ये कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हानियों और संक्रमण से ही रक्षा करता है, लेकिन जो कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क है और उसके लिए जो ऐसे अणु जिसका हमें यूज़ नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए होता है, उसके लिए रुकावट भी पैदा करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनान्स, खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है किस किस चीज़ की बनी हुई ये बताया जा रहा है, जबकि दूसरे पौधों में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती है। क्या होता है, जैसे जैसे कोशिका बढ़ती है उसकी जो वृद्धि की क्षमता होती है प्राथमिक भित्ति की वो घटती है, वह इसके साथ कोशिका के भीतर की ओर तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी सतह होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। क्या होती है, मध्य पटलिका कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है और आसपास की विभिन्न कोशिकाओं से जुड़ने में सहायता करती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु यानी प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप से उपस्थित रहते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। अब है अंतः झिल्लिका तंत्र, यानी कि झिल्ली के अंदर कौन कौन से तंत्र होते हैं। झिल्लीदार जो झिल्लिका तंत्र यानी कि जो अंदर रहने वाले जो झिल्ली युक्त तंत्र हैं वो कौन कौन से हैं। हमने पढ़ा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, ये सब जो है वो झिल्ली रहित अंग है। झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि एक दूसरे के कार्य जो होते हैं से जुड़े होते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लयन काय एवं राजधानी अंग आते हैं। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक एवं परऑक्सीसोम के कारण उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं है, इसीलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते, यानी अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत ये नहीं आते क्योंकि इसके जो कार्य हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। आइए अब हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्यी जालिका क्या है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के पश्चात ये पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त नालिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के जब से अध्ययन किया गया कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो थी उसके अंदर कोशिका द्रव्य में कुछ चपटे थैली युक्त नालिकावत जालिका है, तो उसे क्या कहा गया, अंतर्द्रव्यी जालिका। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर ये राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं, यानी जो ऐसी जालिका होती है जिसके बाहरी सतह पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं उन्हें खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण व स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका बहुतायत रूप से मिलती है, यानी कि जो प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन के बनाने में जो
काम करती हैं प्रोटीन बनाने का, उसमें क्या होती है, खुरदुरी अंतर्प्रद्रवी जालिका होती है, क्योंकि जो राइबोसोम का कार्य है वो प्रोटीन का निर्माण करना है, प्रोटीन संश्लेषण करना है, इसलिए उसमें राइबोसोम जो होता है चिपका हुआ होता है। ये काफ़ी फैली हुई तथा केंद्रक के बाह्य झिल्लिका तक फैली होती है। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं, यानी उसमें क्या करती है, वो लिपिड का निर्माण करती हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्य जालिका में होते हैं। अब है गोल्जी उपकरण। अब जो हमारा गोल्जी उपकरण है उससे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए और कोई भी डाउट होने पे हमें कांटेक्ट करिए। थैंक यू।